नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम परिचिति में। आपने जिस तरीके से हमें प्यार दिया है, उम्मीद है वो आशीर्वाद और प्यार आपका हमेशा हमारे साथ रहेगा। आज हमारे साथ एक बहुत सुंदर, मैं कहूँ कि सुंदर, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक बहुत सुंदर टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ बैठी हैं। मैं बाद में उनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी अपने स्टूडियो में, रुचिका सिंह जी। तो आपका स्वागत है रुचिका जी हमारे स्टूडियो में। और मैं उनसे चाहूंगी, पहले मेरा एक प्रश्न उनसे यह रहेगा कि टैरो कार्ड ये एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि हम लोग इससे अनभिज्ञ हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ये है क्या। तो मैं रुचिका जी से जानना चाहूंगी कि रुचिका जी, ये टैरो कार्ड वास्तविकता में है क्या? सबसे पहली बात तो गुरु माँ को मेरा ढेर सारा प्रणाम। और दूसरी बात कि गुरु माँ ने मुझसे अभी अभी पूछा कि टैरो कार्ड का क्या मतलब कि प्रेडिक्शन किस तरीके से हम करते हैं। मेरा नाम रुचिका सिंह है एंड मैं 2020 से टैरो फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोगों के पास कहीं ना कहीं उनकी कुंडलियाँ नहीं होती हैं, जिसके वजह से वो अपनी जन्म तिथि नहीं होने के कारण अपने भविष्य को कहीं ना कहीं नहीं दिखला पाते। आगे आने वाला समय कैसा रहेगा उसकी प्रेडिक्शन वो नहीं करा पाते। तो टैरो कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो वाइब्रेशन से कनेक्ट होती है। सिर्फ आपका नाम वहाँ चाहिए होता है एंड हम उसके आपके वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को पिक करके एंड कैलकुलेट करके और आपके भविष्य की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो भारत में इन सारी चीज़ों की उतनी मान्यता नहीं है, बट फॉरेन कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा कल्चर हुआ करता है, लाइक यूएस हो, कनाडा हो एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्योंकि भारतवर्ष में हमारे यहाँ कुंडलियाँ देखी जाती हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग टैरो फील्ड में ही जुड़े हुए होते हैं एंड वो लोग टैरो प्रेडिक्शन करा के ही कहीं ना कहीं अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशन के माध्यम से अपने भविष्य को जानने की एक आप ऊर्जा कह सकती हैं जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें रुचिका ने हमें बताई। अब मेरा एक प्रश्न रहेगा रुचिका आपसे कि आपने कहा कि ये एक वाइब्रेशन है, मतलब तरंग है। इस तरंग के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं या आप लोगों की समस्या समझते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो मैंने जैसा सुना और मैंने जैसा पाया कि शविका ये नाम है आपके जो चैनल है उसका। तो आप मुझे बताएं कि आपका नाम रुचिका है, फिर शविका रखने का क्या उद्देश्य था? ये बहुत ही प्यारा नाम है गुरु माँ, और ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी फैमिली को कनेक्ट करते हुए इस नाम को रखा है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे छोटे एंड बड़े बच्चों को मिलाकर शवि बना और का लास्ट में रुचिका को जोड़कर का बना। तो इसमें मेरी पूरी फैमिली आती है एंड मेरा हमेशा से ये मानना है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसमें कभी भी अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस मैं उसको साथ में लेकर चलने की एक छोटी सी कोशिश है। तो जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो परिवार का पूर्ण सहयोग मिलता है। तो रुचिका, आपको आपके इस कर्म क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है? मेरा भाई प्रशु है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग मिला है एंड कहीं ना कहीं परिवार का भी सपोर्ट आप कह सकती हैं गुरु माँ एक तरीके से कि मिला है। क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ तो वो लोग इतने सपोर्टिव ज़रूर होते हैं कि पीछे से बच्चों को देख लेते हैं, जिसकी वजह से बर्डन जो है वो कम होता है। तो हाँ, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि परिवार का सपोर्ट है। बट आज मैं यहाँ इस फील्ड में अगर आगे बढ़ पाई हूँ और सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो ओनली वन प्रशु भाई की वजह से। ठीक है, तो मैं बधाई दूंगी प्रशांत को या प्रशु को। और आगे मेरा प्रश्न रहेगा कि क्या ऐसा कोई प्रश्न आपके पास कभी आता है कि इसका समाधान मेरे पास है पर मैं नहीं बता सकती, आप उधेड़-बुन में रहती है कि क्या मैं करूं या ना करूं, ऐसा कोई प्रश्न आता है आपके पास? आता ज़रूर है गुरु माँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आया है तो मैं उसको बहुत ही खूबसूरती से उसके सामने रखूं, क्योंकि उसका अधिकार है। जो भी इंसान मेरे पास आता है, जुड़ता है मुझसे, वो बड़े फेथ के साथ आता है अपने भविष्य को जानने के लिए या अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बताऊँ, लेकिन उस सॉल्यूशन के साथ, ताकि वो आगे बढ़ सके और प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। हमारा जो ये वार्तालाप है बहुत सुंदर जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो रुचिका, एक प्रश्न मेरा रहेगा
कि जैसे ये बिल्कुल जैसे हमने जैसा कहा कि हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है जी। और आप भी हमारे ही यहाँ रांची की हैं, जी। तो आपको कैसे ऐसा लगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या मुझे इसमें शौक आ रहा है, मुझे आगे बढ़ना है इसमें? जी गुरुमा, ये बड़ी खूबसूरत सवाल है आपकी, क्योंकि जब 2020 में लोगों के पास कहीं ना कहीं बेरोजगारी थी एंड कहीं ना कहीं जब लोग घर में ये बैठकर सोच रहे थे कि व्हाट टू डू, करना क्या है, तब मेरा रुझाव थोड़ा सा टैरो फील्ड में गया। वैसे तो टैरो फील्ड में मेरा हमेशा से ही रहा है, मुझे देखना अच्छा लगा है, तरह तरह की रीडिंग्स को, तरह तरह के टैरो डेक्स को मैं फाइंड आउट हमेशा से करती रही हूँ। बट कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह का जो केसेस आया था, उसमें जो मैंने प्रेडिक्शंस को देखा और मैंने उस प्रेडिक्शन को कहीं ना कहीं सच होते हुए भी देखा, तो मुझे लगा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और इसमें मुझे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अभी भी बताते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस टाइम को महसूस कर पा रही हूँ जब कहीं ना कहीं हम सब घरों में कैद हुआ करते थे। सो ये टाइम बहुत ही प्रेशियस था एंड मुझे वाइब्रेशन आती थी, आप बिलीव नहीं करेंगी, मुझे वाइब्रेशंस आती थी, मुझे गाइडेंस आती थी, मुझे इंट्यूशन मिलता था कि मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, मुझे ये मेडिटेशन करना है। एंड ऑटोमेटिकली सुबह के 4 बजे मेरी आंखें भी खुलती थी, जबकि मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया। सुबह 4 बजे भी आँख खुलती थी एंड मेरा पहला टैरो डेक भी मेरे घर से ही फाइंड आउट हुआ था जब मैं दिवाली की सफाई कर रही थी। तो मैं उस दौरान पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट करती थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता था तो मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे पूछी कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इस फील्ड से जुड़ूं, तो फिर आप मुझे इंडिकेशन दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डेक्स कहाँ से खरीदते हैं, जो कार्ड्स होते हैं उसको हम डेक्स बुलाते हैं। मैं जब सफाई कर रही थी तो ऊपर से मेरे एक स्टाफ ने मुझे निकाल कर दिया कि भाभी जी ये है, ये भैया का है। मैंने देखा एंड मुझे गूज़बम्स आ गए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला और पूरा किट मेरे सामने। फिर मुझे लगा कि डिवाइन मुझे ये गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे ये लाइन अप करते हुए दिखा रहे, बता रहे कि यू हैव टू डू दिस, तुम इसलिए आए हो। हर किसी का एक अपना गोल होता है, एक अपना पर्पस होता है, जिसको लेकर हम कहीं ना कहीं धरती पे आते हैं। सो मैं भी फाइंड आउट कर रही थी बहुत लंबे समय से कि मैं धरती पे क्यों आई। सिर्फ फैमिली में रहने के लिए, अपने शौक को पूरे करने के लिए तो नहीं आई हूँ। कुछ तो गोल्स होंगे जिनको लेकर डिवाइन ने मुझे इस धरती पे भेजा है। सो मैं चाहती थी कि इस जन्म में मैं वो सारे काम कर लूँ कि मैं मोक्ष को ही प्राप्त करूँ, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। सो इसलिए मैंने इस पाथ को चुना। मुझे इंट्यूशन भी गाइडेंस करते गए और जैसे जैसे गाइडेंस मिला मैं आगे बढ़ती गई। मुझे डिवाइन के हेल्प से कहीं ना कहीं टैरो डेक भी मिले एंड उसके बाद मैं प्रैक्टिस में लग गई। मुझे टैरो कार्ड सिखाना पहले किसी ने नहीं सिखाया था, उसको स्टार्ट मैंने खुद ने किया था, डिवाइन का नाम लेकर, महादेव जी का नाम लेकर। उसके बाद मुझे मेरे गुरु मिले और उसके बाद मैं इस बात पे और आगे बढ़ पाई। बहुत सुंदर तरीके से रुचिका ने बताया कि ईश्वर की कृपा से उसको सारे संसाधन मिलते गए जो वो चाह रही थी। तो मुझे एक बात याद आती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बहुत सुंदर कहा गया है कि आपकी जो भी इच्छा होगी और ईश्वर उसको जरूर, या संपूर्ण ब्रह्मांड उसको जरूर पूर्ण करता है। तो ये सारी बातें रुचिका के साथ भी हो रही हैं और मैं भी कहीं कहीं अपने आप में इसको महसूस करती हूँ कि जब भी कोई परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं से उसका समाधान आ जाता है। तो मेरा एक अगला प्रश्न रहेगा रुचिका आपसे कि क्या इस क्षेत्र में आने पर आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी की सामना तो करनी पड़ी, पर वो मुझे महसूस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा थी। बट नॉर्मल अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो कहीं ना कहीं उसको डिफ़िकल्टीज होंगी, क्योंकि बिना मेडिटेशन के, बिना अपने कहीं ना कहीं दिमाग को शांत किए हुए आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। ठीक है, इसके लिए आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने होंगे, काफ़ी मेडिटेशन होता है, काफ़ी चैंटिंग होती है, जिसके बाद ही आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ वाइब्रेशन। तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन का शार्प होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन, अपने चक्रास को बैलेंस करना, अपने आप को पहले शुद्ध करना, प्योर करना, अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैं इस फील्ड में ज्वाइन करी थी तो कहीं ना कहीं मैं भी इन सारे प्रोसेस से गुजरी थी। मैंने अपनी हीलिंग कराई थी, चक्रास को बैलेंस करा था, मेडिटेशन करा था, चैंटिंग करा था, कई टाइम तक मैंने अपने आप को आइसोलेट करा था, सबसे अलग रखा था, तब जाकर कहीं ना कहीं मैं इसको सीख पाई और इसमें आगे बढ़ पाई। तो
मुझे ऐसा लगता है रुचिका कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो भारतीय परंपरा से भी मिलता है, क्योंकि हम भी अपने चक्रों को जागृत करते हैं और हम भी, जैसे हम कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र में कोई हमारे बहुत बड़े पूर्वज हैं जो वहाँ हैं, जो हमें वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग सारे संपूर्ण विश्व में एक ही चीज़ है और इसका मकसद है कि लोगों को उनके हिसाब से उनको सुरक्षित रखना और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे टैरो रीडिंग हो, ये सारी चीज़ें लगभग एक है क्योंकि उद्देश्य एक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरा प्रश्न रहेगा कि जैसे अभी आपका जो शाविका चैनल, जो टैरो कार्ड का जो चैनल है, उसके लगभग कितने सब्सक्राइबर हो गए होंगे? अभी 93-94 अप्रॉक्स। हाँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगी सबसे पहले तो, कि हमारे क्षेत्र की कोई बच्ची या हमारे क्षेत्र की कोई भी महिला खास करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ती तो गर्व की अनुभूति होती है। जी धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं एंड डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा है ना रुचिका कि हम लोग ऐसे हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स, मतलब कि आप समझिए कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका। एक परिवार है हम लोग और आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आज रुचिका पहली बार मेरे डांस स्टूडियो में आई थी और हमने थोड़ा कथक किया, थोड़ा कथक योग किया, जो हमारा अपना फील्ड है जिसमें लोग आते हैं। तो रुचिका का एक अनुभव उसमें रहा। मैं चाहूँगी रुचिका उसको शब्दों में बताएं कि वो अनुभव कैसा था आपका। ये एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है जो शायद मैं यहाँ से फील करती हूँ, उसको बताया नहीं जा सकता। बट फिर भी गुरु माँ, मैं इन शॉर्ट बस यही बताऊँगी कि मैंने अपने बचपन को दोबारा से जिया है यहाँ पर आकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग भी कॉलेज और स्कूल में जाया करते थे तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग सालसा सीखा करते थे एंड मेरी कज़न है वो भी कथक सीखा करती थी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे उसी दौर में ले गया और कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट हो पाई एंड मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ आकर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है। सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग कि मैं यहाँ पे आई, आप लोगों के साथ जुड़ी एंड कहीं ना कहीं जो परफॉर्म किया, छोटा बड़ा जो भी, क्योंकि डांस में मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ, लाइक कथक में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इतना खूबसूरत सिखाती हैं कि मतलब कोई भी सीख ले, कोई भी सीख ले, क्योंकि अगर मैंने 2-3 स्टेप कर लिया गुरु माँ तो फिर कोई भी सीख ले। अब रुचिका के हाथों से ही मुझे लग रहा है कि उसने, पहले तो धन्यवाद रुचिका, और रुचिका के हाथों से लग रहा है कि वाकई उसने आज थोड़ा कथा, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और अभी रुचिका जितनी देर बाद की उसके हाथ ऐसे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक हमारी भी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि संपूर्ण विश्व को मैं नृत्य के माध्यम से जोड़ूं और अपनी सनातन संस्कृति को लेकर जाऊं। तो ये हमारा एक प्रयास आज सार्थक हुआ कि शविका आज हमारे साथ जुड़ी। रुचिका, जब आप रीडिंग करती हैं अपने कार्ड के माध्यम से तो आपको तरह तरह के तरंगे महसूस होते होंगे, तरह तरह की ऊर्जा आती होगी। तो क्या कभी ऐसा होता है कि किसी ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं, उसको कैसे टैकल करती हैं, या वो आप पर हावी होता है, पूरे होल डे वो आपके मस्तिष्क में घूमता रहता है? तो ये कोई परेशानी ऐसी होती है कभी? बिल्कुल होती है गुरु माँ, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कनेक्ट होते हैं अपने कहीं ना कहीं लोगों से, जब लोग हमारे पास आते हैं परेशानी को लेकर अपनी प्रेडिक्शन कराने के लिए, तो पहले ही महसूस होता है, जब जिस तरीके से वो बात करते हैं उनके वाइब्रेशन से महसूस होता है कि सामने वाला किस परिस्थिति में आया है, कितने पेनफुल सिचुएशन में आया है, और अभी से 1 घंटे पहले उसकी एनर्जी क्या रही है, राइट नाउ उसकी एनर्जी क्या है। तो वो कहीं ना कहीं हम भी वैसा ही महसूस करने लग जाते हैं। एंड समटाइम्स तो ऐसा होता है कि लोग प्रेडिक्शन करा के चले जाते हैं, बट काफ़ी देर तक उनकी जो वाइब्रेशंस होती है, उनकी जो एनर्जी होती है वो हम तक होती है, जिसको मैं क्लीन नहीं कर पाती, तो मुझे मेरे गुरु से क्लीन करवानी पड़ती है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट करना, कॉर्ड कटिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। जी, वरना वो आप पर हावी रहेगा। जी बिल्कुल हावी रहता है, जिसके बाद अगर कोई बहुत लो वाइब्रेशन में आया है, जैसे रोने धोने वाली एनर्जी में आया, तो मेरा भी मूड वैसा ही होता है। अगर कोई गुस्से में आया है या इरिटेशन वाली भावना है, तो फिर मेरा भी मूड वैसा होता है। तो उसको डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम कॉर्ड कटिंग कहते हैं। एग्जैक्टली मैं यहाँ एक बात कहूँगी कि जब हम नृत्य करते हैं तो उसमें 9 रस प्रस्तुति होती है। तो 9 रस में से करुण रस हो गया, रौद्र रस हो गया, वीर रस हो गया। तो जब हम करते हैं, करने के बाद में हमें वापस अपनी उसी मनस्थिति में आना पड़ता है जब हम जैसे थे। तो शायद नृत्य और कहीं कहीं भावनाओं से ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी एक अच्छी बात हमने आपसे जानी और सीखी।
तो कभी ऐसा होता है कि एक सामान्य सा प्रश्न है, आप उत्तर दें तो भी अच्छा है, वरना कोई जी, ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है कि कभी ऐसा होता है कि आपको अगले को देखकर जिसका प्रश्न बिल्कुल ही अनुचित है और आपको लग रहा है कि मैं इसको एकदम ना लूं, कभी ऐसा होता है ना कि नहीं, क्या ये क्या प्रश्न है, जी आपने मुझे इरिटेट कर दिया। तो जी। क्या ऐसा कभी कोई आता है, ऐसी तरंगे आपके पास आती हैं जी, जो अभी बहुत ही नेगेटिव हो? जी कल ही आई है। अभी कल के लाइव सेशन को ही अगर आप ले ले गुरु माँ, तो कल के लाइव सेशन में ही थे। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे ऐसे सवाल कर लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो हम अगर इस फील्ड में बैठे हैं तो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हैं, तो आप सवाल वैसा करें जिससे हम आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि कभी कभी जब ऐसे सवाल होते हैं तो मैं सीधा बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुड़ी हूँ। पर अगर जिस कहीं ना कहीं सवाल का कोई तात्पर्य नहीं है तो मैं उसमें सीधे बोलती हूँ कि ये सवाल मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कोई अन्य सवाल कर लीजिए। जी सही बात, क्योंकि वहां से हटना ही उचित है, जी। वरना हम उसमें उलझ जाएंगे। जी जी। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि टैरो कार्ड एक बहुत अच्छा है, आपका बढ़िया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ चुनना पड़े कि ठीक है इसके अलावा मुझे कुछ और चुनना है या मुझे कुछ और करने की इच्छा है, तो आप क्या चुनेंगे? इसके अलावा कुछ और अगर चुनना हो तो भी मैं स्पिरिचुअलिटी में ही जाऊंगी। एंड फिर मैं कहीं ना कहीं हीलिंग के पार्ट को चूज करूंगी। तो मैं रेकी सीखना पसंद करूंगी, मैं हीलिंग के पार्ट में जाऊंगी। तो ये हीलिंग ही उद्देश्य रुचिका का भी है और हीलिंग ही हमारा कथक का भी उद्देश्य यहाँ पर होता है शुभ संस्कार में। अब एक प्रश्न रहेगा, जैसे आपने देखा कि रुचिका ने सारे प्रश्नों का बड़े अच्छे से उत्तर दिया, मुस्कुराते हुए दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सौम्य एक छोटी बहन यहाँ बैठी हुई है। बिल्कुल मैं और आपको बता दूं, हमारी पहली मुलाकात है और बिल्कुल लग रहा है कि हम लोग कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, वो एक कनेक्शन महसूस हो रही है, महसूस हो रहा है हम लोगों को, और इतनी सुंदर प्यारे से मुस्कुराहट के साथ रुचिका है। तो मैं चाहूंगी रुचिका एक सुंदर सा गीत, मुझे लगता है जरूर ये गाना गाने की शौकीन होंगी, और नहीं भी होंगी तो मैं चाहूंगी ये गाएं। तो एक सुंदर सा गीत अगर रुचिका हमें अपने पसंद का सुना दें। वैसे गुरु माँ मुझे गाना आता तो नहीं, बट कहीं ना कहीं आपने बोला है तो मैं इसको फुलफिल जरूर करूंगी। एंड अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आप लोग भी मेरा साथ दे लीजिए। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, जन्म जन्म है एक जन्म में रहना हमको साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा साथ जी। हो भोलेनाथ जी, हो शंभुनाथ जी, हो भोलेनाथ जी, हो शंभुनाथ जी। बहुत सुंदर। और इसी स्तुति के साथ कहते हैं ना कि ईश्वर की जब हम आराधना करते हैं और भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो शायद ऐसा महसूस होता है कि साक्षात वो विराजित है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि आप अपने क्षेत्र में बहुत सफल हों, बहुत आगे जाएं, और हम सबों की शुभकामनाएं सदैव आपके साथ। धन्यवाद गुरु। नमस्कार और धन्यवाद आप सबों का सदैव हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पुनः आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।